तो स्पेशली ये क्लास डिजाइन किया गया है इस पर्पज से कि हमारे पास अकाउंट का फुल नॉलेज हो और इसके बेसिस पे दुनिया का कोई भी एग्जाम हो जहां पे हमारा बेसिक अकाउंट का काम आएगा वहां पे हम क्वालिफाई कर जाए। इसी चीज को लेके हम आगे बढ़ना है। तो हमारा मेन जो मकसद होगा वो जैसा कि आप लोगों ने बताया कि सर एक बार अटेम्प्ट करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तो देखिए अकाउंट की जिम्मेवारी हम ले लेंगे। इवन मैंने बताया कि लॉ की भी जिम्मेवारी ले लूंगा मैं। देखिए टाइम नहीं है तो इसलिए इकोनॉमिक्स वगैरह के बारे में बात नहीं करूंगा और स्टैटिक्स के बारे में बात नहीं करूंगा, झूठा दिलासा दिलाने वाला बात नहीं। इंग्लिश आप लोग अच्छा बोल लेते हैं, जानकारी है, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट का जरूरत होगा तो बुक के थ्रू आप लोग कर सकते हैं। बुक आप लोग को मैं डाउनलोड करके दे सकता हूं या आप लोग खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत अलग अलग साइट्स है। तो मुख्य रूप से हम बात करने वाले हैं यहां पे अकाउंटेंसी की। कोई स्पेशल क्लास का नहीं है, ना क्लास 11th ना क्लास 12th और ना ही किसी स्पेशल क्लास के लिए, ठीक है ना। तो हम एकदम बेसिक से लेके चल रहे हैं, ऐसा कि आपको एकदम अकाउंट के बारे में जीरो नॉलेज है, मैं यही मान के चल रहा हूं, और तब इन चीजों को लेके आगे बढ़ा जाए। तो सबसे पहले जब हम चल रहे हैं अकाउंटेंसी पढ़ने, तो मैंने आपको इसके पहले बताया था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, मैं यही से शुरुआत करता हूं अकाउंटिंग से। और एक और चीज इसी से रिलेटेड है हमारा, क्या यानी वो वीडियो उन लोगों के लिए भी जरूरी है, खास करके ऑनलाइन में भी जो लोग देख रहे होंगे, आप लोग रेगुलर 2 बजे से ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लास भी इसके बाद आना शुरू होगा। जिन लोगों के पास नॉलेज नहीं और वो चाहते हैं कि अकाउंट के क्षेत्र में आगे बढ़े, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगा। मैंने अकाउंटिंग को शुरू में इसलिए रखा, अकाउंटिंग सेकेंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग को इसलिए मैं शुरू में रखा कि इसके बारे में हम बाकी बात बाद में करेंगे। मैं सबसे पहले मैं जो बच्चों को बोलता हूं जिससे ये आसान हो जाए, वो होता है हमारा क्या, मैं पहले भी आप लोगों के साथ जिक्र किया था इसके बारे में, अब भी मैं करूंगा यही, कि इसका मतलब यूं समझिएगा, ये हम हिसाब किताब करने जा रहे हैं। एक हिसाब किताब जहां पे बात आती है ना किसी बिजनेस को लेके, तो एक चीज पक्का हो जाता है कि यहां पे हमारा संबंध किस चीज से होने जा रहा है, रुपया से। जब बात फिर बिजनेस में हम इन सभी चीजों को करते हैं, तो इस बिजनेस में कोई भी बिजनेसमैन इसलिए बिजनेस करता है ताकि उसे प्रॉफिट हो। देखिए कुछ कुछ चीजें जो आपको पढ़ना नहीं है, जो आप पहले से ऑलरेडी जीवन में इसको झेल रहे हैं, उन चीजों के बारे में पहले बात करो। तो कोई आपसे पूछेगा भाई प्रॉफिट, अगर तुम कह रहे हो कि बिजनेस में प्रॉफिट होना जरूरी है, तो आखिर प्रॉफिट क्या होता है। तो हम सभी लोग कहते हैं कि यदि किसी बिजनेस से हमारे पास इनकम और क्या हो जाए हमारा एक्सपेंस, इन 2 ही चीजों में तो कंपैरिजन करते हैं कि अगर हमारा इनकम क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए आय, और यदि हमारा एक्सपेंस कम हो जाए तो हमारा क्या होता है, प्रॉफिट। देखिए मैं फिर बता रहा हूं कि कोई स्पेशल क्लास का नहीं है, इसीलिए मैं कोई एक रूल फॉलो नहीं करूंगा यहां पे, मतलब कि ये चैप्टर वो चैप्टर वो चैप्टर। जो चैप्टर सबसे बेस्ट होगा, जिसके जरिए आपको अकाउंटिंग के हम एक लेवल तक पहुंचा सकते हैं, वो सारा नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। तो यानी कि अकाउंटिंग को जानने के लिए हम पहले से भी इसके बारे में जानते हैं कि हमारे पास क्या है, इनकम होता है व्यापार में, बिजनेस में, हमारे पास खर्च होता है, एक्सपेंस होता है हमारे व्यापार में, है कि नहीं, हमारे पास प्रॉफिट होता है, और कभी हमारा मैनेजमेंट सही नहीं रहा या किसी और कारण से तो हमारे पास क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। यानी इन सब चीजों के बारे में मैं जानता हूं। फिर बात है कि हिसाब किताब से संबंधित, भाई कोई भी बिजनेस में हमें प्रॉफिट, लॉस, इनकम, एक्सपेंस या किसी भी चीज की जानकारी हमें तभी मिल पाती है जब हम उसका क्या करते हैं, हिसाब किताब करते हैं। हिसाब किताब किन चीजों का करते हैं, तो उन्हीं चीजों का करते हैं जिसका पैसा है कि नहीं। क्या ये मैंने आपको अकाउंट में पढ़ाऊंगा तो ही आपको पता चलेगा, ये सारा का सारा नॉलेज जो है ये पहले से आप लोग यूज कर रहे हैं। तो मतलब आप किससे संबंध रख रहे हैं यहां पे, रुपए पैसे से। हाँ, हिसाब किताब में क्या होता है कि इसका कोई प्रॉपर रूल रेगुलेशन नहीं होता है, सब लोग अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार से वो अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहते हैं और उसी तरीका से वो करते हैं।
जिसमें प्रॉब्लम होता है। चलिए आप लोग एक इलाके के हैं, आप लोग एक दूसरे का भाषा समझते हैं, है कि नहीं, तो आपके लिए हो सकता है कि आप एक दूसरे का थोड़ा सा दिमाग लगा के हिसाब समझ पाए। लेकिन वो लोग जिनका मातृभाषा भी दूसरा हो, जहां का नेचर ऑफ बिजनेस भी दूसरा हो, उनको यदि आप हिसाब किताब समझाइएगा तो वो समझ में आएगा बिना रूल रेगुलेशन वाला, क्योंकि सबका माइंडसेट अलग अलग होता है। तो मैं आपको अकाउंट इसलिए बता रहा हूं ताकि यदि किसी बिजनेस में आपको अकाउंटिंग कोई व्यक्ति अगर करके दे तो वो भी आपको समझ में आए, और प्लस आप भी कभी अगर अकाउंटिंग करने की जरूरत पड़े तो आप इजीली कर सके, ताकि आपकी अकाउंटिंग को भी आपने जिस सोच के अनुसार अपने अकाउंटिंग को किया है ठीक उसी सोच के अनुसार उस अकाउंटिंग को क्या किया जा सके, दूसरे व्यक्ति को समझाया जा सके। यही है ना। तो क्या होता है, जब तक रूल रेगुलेशन नहीं था ना तब तक हम क्या कहते थे, अरे हिसाब किताब कर दे भाई। लेकिन जहां हमारे पास एक प्रॉपर रूल आ गया ना, इस रूल से हम क्या करें, हम अकाउंटिंग करेंगे, अपना हिसाब किताब करेंगे, और हम ही नहीं जितने भी लोग अकाउंटिंग करेंगे वो इस रूल को फॉलो करके यदि करेंगे तो उन्हें दूसरे व्यक्ति को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो व्यक्ति ऑटोमेटिक यदि इस रूल को जानता होगा तो उसे ठीक और ठीक उसी प्रकार से समझ में आ जाएगी जैसे आप समझाना चाहते हैं। उससे आपका समय, पैसा सब बचेगा। मान के चलिए दो व्यक्ति, एक है हम कहां पे, बिहार में, और एक और व्यक्ति है जो यूपी के लखनऊ में, वहां पे हम दोनों के बीच आपस में बिजनेस हो रहा है। तो यदि मेरे पास हिसाब किताब कभी समझाने की जरूरत हो जाती तो ठीक है सर, जाना आना नहीं पड़ेगा, लेकिन टाइम तो एक्स्ट्रा लगेगा ना। एक तो मैंने हिसाब किताब करा, उसमें टाइम लगा, प्लस उसको समझाने के लिए मुझे ऑन कॉल जाना पड़ेगा, तो ये टाइम तो एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है ना। और बिजनेस में एक एक मिनट का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो पहले क्या होता था, हिसाब किताब जब खुद को खुद से मतलब होता था तो वहां पे बिना कोई रूल रेगुलेशन का भी दुनिया चल रहा था, जिसको जिस प्रकार से मर्जी किया वो अपना कर रहा था। जैसे कि मैं बताऊं, इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में बात किया जाता है। इंडियन ठीक है, मतलब मुनिमी सिस्टम बताया था ना, मुनिम जी वाला। और फिल्में पहले देखते हो तो पुराने जमाने के, जिनके पास कोई रूल रेगुलेशन, अपना खुद का रूल वो फॉलो करते थे। लेकिन वो ऐसा रूल था जो दूसरे इलाके में चले जाइए तो दूसरे इलाके के मुनीम जी को समझ में नहीं आएगा, दूसरे देश में चले जाइए तो ये तब था जब बिजनेस बहुत ही नैरो था, बहुत ही मतलब रेंज जो बिजनेस का था वो बहुत सिकुड़ा था, मतलब बहुत कम एरिया में करते थे लोग व्यापार, कि एक दूसरे को बड़ी आसानी से हम समझा सकते थे। लेकिन ग्लोबल बिजनेस होने के कारण अब क्या है कि आप अपने बिजनेस, इवन मैं अपने क्लास को मैं पढ़ाता यहाँ हूँ, मेरे पास अगर मैं यूट्यूब पे जुड़ता हूँ, तो खैर ऐप लेके आ चुका हूँ, लेकिन ऐप से पहले जब यूपी ये क्या कहते हैं ऑनलाइन जुड़ता था तो मेरे पास लगभग मतलब इंडिया में 6-7 स्टेट के बच्चे तो एटलीस्ट मेरे से कनेक्टेड थे जब मैं पहले रेगुलर जब क्लास लेता था। तो बाद में मुझे खुद ही थोड़ा सा ऑड फील होने लगा कि सारी दुनिया भाई टेक्नोलॉजी पे है, हम वही व्हाइट बोर्ड पे, कैमरा भी सही नहीं था, तो उसको लेके मैंने बंद किया। अदरवाइज रेगुलर में क्या होता था कि जैसे एमपी वगैरह के बहुत लड़के लड़कियां, और आज भी वो लोग कनेक्टेड हैं, क्वेश्चंस वगैरह पूछा करते हैं, तो क्या हुआ कि वो लोग जुड़ते थे। तो क्या हो गया, जैसे ग्लोबलाइज होने लगा बिजनेस का, वैसे हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि बिलिंग तो करना है ना, आप किसी भी प्रकार से लोगों से चार्ज तो नहीं कर सकते, उसको समझाना पड़ेगा। तो उसको लेके क्या किया गया कि वर्ल्ड के अकाउंटिंग बॉडीज ने, क्योंकि शुरू में तो व्यापार में बहुत कम ही लोग ना, बड़े बड़े लोग होते थे जो ग्लोबली बिजनेस करते थे, तो 10-5 लोग रहे हुए होंगे। उन लोगों ने एक प्रयास किया कि हम क्यों ना एक ऐसा रूल लाए, एक ऐसा रेगुलेशन लाए कि जिसके बेसिस पे हम जब अपने हिसाब किताब को करके आपको दें तो आप भी उन चीजों को आसानी से समझ पाए। इस पे आज से नहीं, अकाउंटिंग की अगर बात करें तो कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में जब उनके वो जब राजा थे और उनके राज्य में कौटिल्य जो थे बहुत विद्वान, तो उन्होंने अपना एक किताब लिखा था अर्थशास्त्र। उस किताब में अकाउंटिंग का जिक्र किया गया है। लेकिन उससे पहले भी जब आप चलिएगा, मानव सभ्यता का विकास जब धीरे धीरे शुरू हुआ था, तो मोहनजोदड़ो वगैरह का जो वो नगर था जो स्पेशली स्टेब्लिश किया गया था पूरा, मतलब पूरा का पूरा प्लानिंग के थ्रू, तो उस समय भी बहुत सारे अलग अलग लिपि में आपको अकाउंटिंग के कुछ ना कुछ प्रूफ के तौर पे आपको मिल जाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से अकाउंटिंग का जो पहला जिक्र हुआ प्रॉपर वे में, जिसको हम आज भी फॉलो कर रहे हैं,
वो हुआ हमारा 1494 में। यहां पे एक कॉन्सेप्ट आया और एक नाम दिया गया, एक नाम यूज किया गया डेबिट एंड दूसरा नाम किया गया क्रेडिट। दो नाम का यूज किया गया। कब? 1494 में। इटली के वेनिस शहर के बताया था ना, लुकास पेशियोली, लुकास पेशियोली ने क्या किया, एक अपना मैथ का किताब लिखा हुआ था उन्होंने, उसमें इन चीजों के बारे में जिक्र किया। उस समय तो इतने ब्रांचेस नहीं थे ना पढ़ने लिखने के कि भाई अकाउंटिंग को अलग कर दो, होम साइंस अलग कर दो, साइकोलॉजी अलग कर दो, फिजिक्स अलग कर दो, ऐसा तो था नहीं। तो कुछ ही सब्जेक्ट्स में क्या किए जाते थे, इन चीजों को इंक्लूड किया जाता है। तो हिसाब किताब को जनरली हम मैथ्स में ही इंक्लूड करते हैं। तो उस समय जब उन्होंने इस किताब को लिखा था तो उन्होंने इसके बारे में, डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में चर्चा किया था। उन्होंने कहा कि ये जो हिसाब किताब हम बिजनेस का करते हैं ना, तो हिसाब किताब उन्हीं चीजों का करते हैं जहां पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ देता है और उसके बदले में कुछ उनसे लेता है, यानी कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऐसा होता है ना, जिसका नाम हम आज के डेट में क्या देते हैं, ट्रांजेक्शन। तो उन्होंने देखा कि किसी भी ट्रांजेक्शन में कम से कम कितने लोगों का होना जरूरी है, 2 लोगों का। समस्या क्या था, उसके पहले भी हिसाब किताब होता था। 1494 तो फिर भी मतलब बम बारूद सब बनने लगे थे भाई उससे पहले। लेकिन क्या हुआ कि भाई वहां तक तो बहुत, तो आखिर क्या किया गया कि उससे पहले भी अकाउंटिंग हो रहा था, हिसाब किताब हो रहा था। लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि पहले ये डबल एंट्री, डेबिट और क्रेडिट का रूल नहीं था। पहले जैसे सिंगल एंट्री, यानी कि ट्रांजैक्शन हुआ ना, उसको एक लाइन में लिख दिया जाता था। अब इसमें क्या होता था कि जो हिसाब किताब करने वाले लोग होते थे ना, वो लोग इस चीज को क्रॉस चेक एक दूसरे से नहीं कर पाते थे। आज की डेट में है ना कि ए ने किसको पेमेंट किया, बी को। अब ए में मान के चलिए हमने पेमेंट किया 1000 रुपया, हम ही बिजनेस है, हम ए हैं, हमने एक अकाउंटेंट रखा है। ए ने पेमेंट किया कितना, बी को 1000 अपने बुक्स में दिखा दिया, मुझे लाके दिखाया सर 1000 खर्चा हो गया। लेकिन बाद में पता चला, जब बी से पता हुआ, जब मतलब इससे पहले की बात है, जब दोनों पक्ष का अकाउंटिंग नहीं किया जाता था, तब बी को पता चला, बी से, कि बी से उसने कितने में डील कर लिया था, क्योंकि बी भी तो अपना हिसाब किताब कर रहा होगा कि उसके पास कितना रुपया दिया इन्हें, 800। अब हमने देखा भाई यहां पे 1000 है, अब बी बता रहा है कि हमको 800 मिला है। तो फिर क्या है कि भाई उस समय बहुत ज्यादा घोटाले वगैरह और सही से हिसाब किताब हमें जानकारी नहीं मिल पाती थी। कोई चीज छूट गया तो छूट ही जाता था। तो फिर इन चीजों को कैसे, लूपहोल को कैसे दूर किया जाए, तो वहां पे 1494 में उन्होंने दिमाग लगा के फर्स्ट टाइम लाइव क्या हुआ, वर्ल्ड में डबल एंट्री सिस्टम के बारे में बात की गई कि ऐसा करते हैं कि दोनों पक्ष जो एक ट्रांजैक्शन में अवेलेबल हैं, दोनों पक्ष अपना अपना दोनों पक्ष का अकाउंटिंग करेंगे। यानी कि अगर ए अकाउंटिंग करेगा तो अब सिर्फ अपने बुक्स के बारे में नहीं बोलेगा, वो अपने बुक्स के साथ साथ बी के बुक्स में भी अकाउंटिंग करेगा, है ना, ताकि क्रॉस चेक हो सके। तो यहां पे 1000 और यहां पे 1000, चलिए आपने निकाल भी लिया। कल को बी को भाई अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ किन चीजों का किया जाता है, जिसका हमारे पास क्या अवेलेबल हो, क्या अवेलेबल हो, वाउचर, बिल अवेलेबल हो। क्या बी 800 रुपए लेके 1000 का अप्रूवल देगा? वो तो कितना देगा, क्योंकि अगर बी मानिए कि अगर दोनों एक दूसरे से थोड़ा, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं कि कोर्स का नहीं है, हम लोग रियल लाइफ में अब जा रहे हैं। बी अगर क्या कर रहा है, ए से ट्रांजैक्शन तो कर रहा है, 1000 का अप्रूवल दे भी दिया कि चलो भाई एक काम करो, 800 रुपए तुम दो, 1000 का अप्रूवल दे रहे हैं, हम भी क्या करेंगे 100 रुपए लेकिन तुम हमको दे देना उसमें से। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर बी 1000 का अप्रूवल देगा तो बी को भी तो कहीं हिसाब देना पड़ेगा। तो उसको तो मिला टोटल कितना, 900, उसको तो 100 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा अपने पॉकेट से। तो सिस्टम को इस तरीके से बांधा गया कि हम फ्रॉडगिरी अब नहीं कर सकते, इसमें अब चोरी हम नहीं कर सकते, है समझ में। तो उसी तरीके से डेबिट एंड क्रेडिट का यूज किया गया, डबल एंट्री सिस्टम, और जिसका फॉलो हम आज भी कर रहे हैं, ठीक है ना। लैटिन भाषा में ये क्रेडर और ये डेटर से रिलेटेड है कि मतलब जो देने वाला, और क्रेडर मतलब जो इसको हमें देना है।
तो उसी शब्द से इसका रखा गया, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से अब हम बात करेंगे जब हम किस चीज के बारे में, अकाउंटिंग के बारे में, तो ये किससे रिलेटेड है हमारा, बिजनेस में हुए किस चीज से, ट्रांजैक्शंस। इस ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं हम, रिकॉर्ड करते हैं इन प्रॉपर मैनर। इसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं, पूरा प्रॉपर मैनर, मैनर यहां पे यही चीज बताता है क्या हमारा, ये क्या है हमारा, रूल्स एंड रेगुलेशन। समझ में आया। तो सीधी बात है, जब भी हम किसी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को पूरे के पूरे प्रॉपर मैनर में यानी रूल रेगुलेशन को फॉलो करके हम जब उसको रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड का मतलब क्या हो गया, लिखना। क्या होता है, लिखना। कहां लिखा जाता है, तो जिस बुक में लिखा जाता है उसको क्या कहा जाता है, बुक्स ऑफ अकाउंट कहा जाता है। तो जब प्रॉपर क्या कहते हैं, फॉर्मेट को फॉलो करके जब हम किसी बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम, अकाउंटिंग। ठीक है ना। इस अकाउंटिंग में अब रिकॉर्ड, ये जो रिकॉर्ड करते हैं इसी प्रोसेस का नाम क्या होता है हमारा, रिकॉर्डिंग। फिर दूसरा हमारा क्या आता है, क्लासीफाई। फिर तीसरा हमारा क्या आता है, समराइजिंग। यही तीनों आता है एक। ठीक है ना। तो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, जो कि ऑलरेडी हमने आपको बता रखा है, लेकिन फिर भी बता रहा हूं, मान के चलिए कोई नया स्टूडेंट अगर जुड़ गया तो उसके लिए। तो रिकॉर्डिंग का मतलब क्या हो गया भाई, यही लिखना। अब उसी को क्या करेंगे, क्लासिफाई, मतलब उसको क्या करेंगे, उसके नेचर के हिसाब से अलग अलग बांटेंगे। फिर क्या करेंगे, उसको अलग अलग जितने भी हमने बांट रखा है उन सबका जो रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट, वो क्या कहा जाएगा, समराइज। अब रिजल्ट किस रूप में आएगा ये हम आगे बात करेंगे। अब हमारे पास पूरा टाइम है, मैं आपको एकदम परफेक्ट तरीके से बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये करेंगे, लेकिन ये सारा का सारा करेंगे कैसे भाई, प्रॉपर मैनर में करेंगे, ठीक है ना। और एक चीज तो क्लियर हो गया, बिजनेस ट्रांजैक्शंस वो भी किस में, किस टर्म में हम करेंगे, मॉनेटरी टर्म्स। हो गया ना, क्लियर। तो ये हो गया हमारा अकाउंटिंग। अब बात आता है अकाउंटिंग के साथ मैंने एक और शब्द लिखा हुआ था, क्या, अकाउंटेंसी लिखा था ना, जिसको हिंदी में ये अकाउंटिंग हो गया। तो अकाउंटिंग तो हो गया हमारा क्या, लेखांकन जिसको लोग बोलता है, ठीक है ना। और इस कार्य को जो करता है ना, मतलब रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ये कौन करता है भाई, डन बाय अकाउंटेंट, यानी कि इसको क्या कहते हैं, लेखाकार, अकाउंटेंट, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। अब रूल रेगुलेशन जो होता है ना, अब इस अकाउंटिंग को करने के लिए जो रूल्स रेगुलेशन हमारे पास होता है, तो उस रूल्स रेगुलेशन की किताब को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अकाउंटेंसी, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, लेखा से, ठीक है। अब हो गया, एक और शब्द आया जिसको मैं बार बार बच्चों को छोड़ देता हूं और मैं डायरेक्ट कहता हूं कि अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस, और इस प्रोसेस से जो हमारे पास रिजल्ट निकल के आता है उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, यानी कि क्या है, ये हमारा क्या है, रिजल्ट। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, अकाउंटिंग में क्या क्या काम करते हैं हम, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, मतलब इन सब कार्यों को करके जो हमारे पास, तो मुख्य रूप से ये जो क्लासिफाइंग जो हम करते हैं ना, और क्लासिफाइंग से ही हमारा क्या बनता है, अकाउंट बनता है। लेकिन ये जो अकाउंट बनता है ये समराइजिंग में भी सबसे ज्यादा जाके मदद करता है, जैसे ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट वगैरह था ना, बैलेंस शीट, सॉरी बैलेंस शीट नहीं, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, वो फाइनल अकाउंट में था। तो इस प्रकार से इनका अपना रिलेशन होगा। तो आखिर अकाउंट किसे कहते हैं, अब हम लेके चलते हैं पूरा का पूरा। तो पहले तो मैंने आपको बताया कि रिकॉर्डिंग क्या होता है भाई,
तो पहले एक काम करते हैं, हम रिकॉर्डिंग के बारे में आपसे बात कर लेते थोड़ा बहुत। किसको रिकॉर्ड करते हैं? बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को। रिकॉर्डिंग में क्या आता है? रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन मॉनेटरी टर्म्स इन सिग्निफिकेंट मैनर। सिग्निफिकेंट, यही है ना कि हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास क्या होता है भाई, जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हमारे पास होगा उन सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन को हम क्या करते हैं, मॉनेटरी टर्म्स में क्या करते हैं, प्रॉपर मैनर में हम रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्डिंग में यही होता है। इतना तो क्लियर हो गया। जानते हैं इस प्रोसेस का नाम, ये जो हम रिकॉर्ड करते हैं ना, रिकॉर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, दिखाई दे रहा है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, याद रखिएगा इसको, यानी यदि आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग, तो बुक कीपिंग क्या होता है कि अकाउंटिंग में जो हम अलग अलग काम करते हैं ना, उस काम में एक छोटा काम हमारा रिकॉर्डिंग है। तो रिकॉर्डिंग में जो काम हम करते हैं ना, उसको अगर एक शब्द में कहा जाए तो क्या होता है, यानी कि बुक कीपिंग का मतलब भी आप यही हो गया कि रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन मॉनेटरी टर्म्स इन बुक्स ऑफ अकाउंट इन सिग्निफिकेंट मैनर। तो इस प्रोसेस का नाम इसलिए मैंने बोल दिया कि दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बुक कीपिंग। समझ में आया? जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, पुस्त पालन। सॉरी, रुक जाइए, इसको सही से लिख दो। पुस्त, ठीक है ना? बस यही समझिए। अब आपसे क्या होगा ना, जैसे अकाउंटिंग आपने समझ लिया, बुक कीपिंग समझ लिया, तो ये आपसे पूछा जाता है कि आखिर इन दोनों में फिर अंतर क्या है, वहीं तो अकाउंटिंग वहीं बुक कीपिंग। नहीं, अकाउंटिंग में बहुत सारे कार्य किए जाते हैं, कम से कम 3 तो आपको सामने दिखाई दे ही रहे हैं। अब इन तीनों को तोड़िएगा तो बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट इसमें आएंगे। उसमें से बुक कीपिंग क्या है? सिर्फ रिकॉर्डिंग। फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग क्या है? अकाउंटिंग का सबसे पहला चरण, सबसे पहला स्टेप है। तो फर्स्ट टाइम हम क्या करते हैं, इस बुक पे जब हम क्या करते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, तो ये क्या होता है, बुक कीपिंग। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, प्राइम बुक कह लीजिए, प्राइमरी बुक कह लीजिए। ये क्या है हमारा प्राइमरी बुक भी, मतलब सबसे प्राइमरी का मतलब क्या होता है, सबसे जो पहले बार है ना, प्राइमरी स्कूल मतलब 1 से 5। तो वैसे ही ये क्या हो गया हमारा प्राइमरी बुक हो गया, क्योंकि सबसे फर्स्ट टाइम अगर अकाउंटिंग की शुरुआत कहीं से की जाती है तो किस प्रोसेस से, बुक कीपिंग। और बुक कीपिंग को जहां पे रिकॉर्ड किया जाता है, जिस बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है बुक कीपिंग के जरिए, उस बुक को क्या कहा जाता है, यानी कि जर्नल जिस बुक में आप पढ़ते हैं ना, उस जर्नल को क्या कहा जाता है, प्राइमरी बुक के भी नाम से। क्यों कहा जाता है ये पता चल गया ना, ये फर्स्ट है। अब देखिएगा क्या है कि अकाउंट का क्षेत्र जो है ना वो थोड़ा बड़ा है। अगर मैं बात करूं तो ये है हमारा क्या, अकाउंट है कि नहीं। अब अकाउंट में अलग अलग चीजें हैं, जैसे मैं 3 ही अगर कैटेगरी में अकाउंट को अगर बांटता हूं तो ये हो गया 3। एक क्या हो जाएगा हमारा, मान के चलिए सबसे पहले हमने क्या कर दिया, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के बाद हम क्या करेंगे, क्लासीफाइंग। और फिर क्लासीफाइंग के बाद हमारा क्या होता है, यही होता है ना। लोग पूछता है कि क्या अकाउंटिंग का मतलब हम बुक कीपिंग कह सकते हैं, पॉसिबल है? नहीं, वो इसलिए क्योंकि देखिए अकाउंटिंग कहने का मतलब होता है कि ये पूरा का पूरा, लेकिन अगर उसमें हम बुक कीपिंग की बात करें तो बुक कीपिंग सिर्फ और सिर्फ यही स्पेसिफाइड एरिया है, हमारा क्या है, जो बुक कीपिंग है, यानी रिकॉर्डिंग वाला पार्ट ही।
बुक कीपिंग इज नॉट फुल अकाउंटिंग, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो हम ये कह सकते हैं कि बुक कीपिंग अकाउंटिंग में शामिल होता है, यानी जो भी बुक कीपिंग प्रोसेस आप करिएगा वो सारा का सारा बुक कीपिंग किसके अंतर्गत आएगा, अकाउंटिंग के अंतर्गत आएगा। लेकिन ये कहिएगा कि अकाउंटिंग पूरा का पूरा बुक कीपिंग के अंतर्गत आएगा, तो ये संभव नहीं है। रिकॉर्डिंग में क्या है कि डेबिट क्रेडिट का रूल आपको थोड़ा बहुत पता चल गया, थोड़ा बहुत क्या मतलब वो अगर अच्छे से जान गए तो आप आसानी से आप बुक कीपिंग का प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन अगर अकाउंटिंग करना चाहते हैं तो आपके पास रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन सबसे रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए। यानी कि बुक कीपिंग कोई भी कर सकता है, लेकिन अकाउंटिंग करने के लिए प्रॉपर पूरा का पूरा हमारे पास नॉलेज होना चाहिए। समझ में आया? एक तो ये चीज होगी, तो ये रिकॉर्डिंग हो गया। दूसरा क्या होता है हमारा, क्लासिफाइंग। अब रिकॉर्डिंग में हमने क्या किया, जितने ट्रांजेक्शन्स थे, कुछ मैटर नहीं करता है कौन सा कैश है, कौन सा क्रेडिट है, मतलब कौन सा नगद, कौन सा उधार, कौन सा बहुत बड़ा है, कौन सा छोटा आइटम है, कौन सा लेना है, कौन सा देना है, कौन मिला, कौन डूबा, इससे कोई मैटर नहीं है। जो भी लेन देन होगा, मतलब जिसका मॉनेटरी इफेक्ट किस पे पड़ेगा, हमारे बिजनेस पे पड़ेगा, उन सबको हम रिकॉर्डिंग करेंगे। किस रूप में करेंगे तो उसका रूल मैं आगे बताऊंगा, है कि नहीं है? तो ये सारा का सारा आपको दिख जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये प्रॉपर रूल हमारे पास मिल जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं क्लासिफाइंग का। बात किस चीज का कर रहे हैं, क्लासिफाइंग का। तो क्लासिफाइंग में क्या करते हैं, तो क्या होता है, जो भी हमारे पास रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शंस, व्हेन वी क्लासिफाई द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शंस, recorded transactions in books of account, और वो कौन सा बुक्स ऑफ अकाउंट होगा, प्राइमरी। समझ में आया ना? इसको रिपीट हमने कर दिया था कि आपको ध्यान रहे, क्योंकि पहली बार हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया होगा। तो व्हेन वी रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस, लेकिन ये ट्रांजेक्शंस कैसे ट्रांजेक्शंस होंगे, याद रखिएगा। और बिजनेस ट्रांजेक्शन में भी कौन से ट्रांजेक्शन, जिनको हम किस चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, मॉनेटरी टर्म में। या तो मॉनेटरी टर्म में वो है, या हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या हो जाता है हमारा, इन बुक्स ऑफ अकाउंट व्हेन वी क्लासिफाई द, क्लासिफाई का मतलब क्या होगा, उसको बांटना, ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ अकाउंट, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ अकाउंट। यानी उसकी अकाउंट के बेसिस पे जब हम क्या करते हैं, उसको अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग वर्गों में जब हम बांटते हैं, तो वही चीज हमारा क्या कहलाता है, क्लासिफाइंग। अब देखिएगा, मैं आपको फिर बता रहा हूं, बार बार याद दिला रहा हूं कि हर एक एक टॉपिक क्लियर होगा, बस समझिएगा। ये मत सोचिएगा सर कहां से कहां जंप कर रहे हैं। देखिए, मैं सारे चैप्टर्स को मिक्सअप करके मैं एकदम इजी बना रहा हूं आप लोगों के लिए। तो जहां बात अकाउंट का आएगा, तो सबसे पहले मैं बता दूं अकाउंट होता क्या है। दो तरह से मैं बताऊंगा कि अकाउंट होता क्या है, और प्लस नेचर ऑफ अकाउंट क्या है, दो चीज। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताता हूं नेचर ऑफ अकाउंट क्या है, ये जरूरी है। तो नेचर ऑफ अकाउंट के बारे में यदि मैं आपसे बात करूं, तो नेचर ऑफ अकाउंट में दो तरह से हम अकाउंट के नेचर को देखेंगे। एक तो नेचर को देखेंगे हम किसके रूप में, गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग, और एक हम देखेंगे किसके अकॉर्डिंग, एक हम देखेंगे मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग। तो गोल्डन रूल की अकाउंटिंग जब हम देखेंगे, तो अकाउंटिंग में होगा हमारा कौन सा, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, और तीसरा होगा हमारा। लेकिन जब मॉडर्न रूल में जब हम देखेंगे अकाउंट को कि उनके नेचर के हिसाब से जब बांटना होगा, तो हमें कितने भागों में, तो एक तो होगा एसेट्स का अकाउंट, दूसरा हो सकता है हमारा
लायबिलिटी का अकाउंट चलिए कैपिटल अलग ही कर देते हैं। कैपिटल अकाउंट, इनकम अकाउंट और एक्सपेंस अकाउंट। लेकिन ये होते क्या है, इनके बारे में ये मैं पूरा का पूरा मैं आपको पढ़ाऊंगा। रूल्स ऑफ डेबिट एंड, हम कहां पढ़ाएंगे इसको, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। मैंने यहां पे नेचर ऑफ अकाउंट बताया तो ये दिमाग में सेट हो गया ना भाई कि नेचर ऐसे ऐसे आएंगे, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब नेचर ऑफ अकाउंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि व्हाट इज द अकाउंट, ये क्या है। ठीक है ना, तो अकाउंट के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो इसके बारे में बस इतना ही जानिए अभी। रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन related with same party at one place। मतलब एक जगह पे एक पार्टी से रिलेटेड जब सारे ट्रांजैक्शंस को हम इकट्ठा लिखते हैं ना तो हमारा क्या बन जाता है, समझ में आया। जैसे मान के चलिए डिजिटल पेन अकाउंट, लास्ट में अकाउंट जुड़ा ना, किसके लास्ट में जुड़ा, डिजिटल पेन के। मतलब इस डिजिटल पेन से रिलेटेड जितने ट्रांजैक्शंस होंगे जब उनको एक प्रॉपर वे में, इसमें भी क्या होगा, देखिए कोई भी काम करेंगे पूरा का पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ, तो जब पूरा रूल रेगुलेशन को फॉलो करके, वो रूल रेगुलेशन कहां से आएगा, वो यहां पे हम डिस्कस करेंगे। तो जो प्रॉपर रूल रेगुलेशन को फॉलो करके जब हम क्या करेंगे, हम उन चीजों को इकट्ठा रिकॉर्ड करेंगे तो वो जो हमारा पार्ट होगा ना जहां पे हमने रिकॉर्ड किया है वो हमारा क्या बन जाता है, अकाउंट बन जाता है। समझ में अकाउंट क्या होता है, पक्का ना। नेक्स्ट, तो हमारे पास तीन चीज क्लियर हो गया। पहला क्या क्या, अकाउंटिंग, थोड़ा सा मैं डिटेल में बताया, उस समय आपको एक दिन में ही 2-3 लाइन में बता दिया था। लेकिन अभी मैंने क्या बताया कि अकाउंटिंग, अब क्या किया अकाउंटिंग से, चूंकि मैं आपको क्या बता रहा हूं थोड़ा एक्सपर्ट नॉलेज टाइप में, कि कोई अगर आपसे पूछता है तो उसको आप समझा सके। तो रिकॉर्डिंग सॉरी अकाउंटिंग, उसके बाद अकाउंटेंसी और प्लस अकाउंट, और साथ ही साथ मैंने आपको डिटेल में दो चीज और बता दिया कि भाई रिकॉर्डिंग क्या होता है, दूसरा मैंने आपको बता दिया क्लासिफाइंग क्या होता है। ठीक है ना, और तीसरा जो हमारा आता है दैट इज कॉल्ड समराइजिंग। तीसरा हमारा क्या होता है, समराइजिंग। तो ये क्या होता है, व्हेन वी फाइंड अ फाइनल रिजल्ट ऑफ एनी अकाउंट, किसी भी अकाउंट का, हमने यहां पे बहुत सारे अकाउंट्स अलग अलग पार्टी से रिलेटेड बनाया होगा, जितना पार्टी आया होगा सबका अलग अकाउंट बनाया होगा। तो जब उनका हम फाइनल रिजल्ट प्राप्त करते हैं एनी अकाउंट, किसी भी अकाउंट से रिलेटेड, कि भाई उनको देना है या उनसे लेना है, हमारा इनकम है, हमारा एक्सपेंस है, तो व्हेन वी फाइंड ए फाइनल रिजल्ट ऑफ एनी अकाउंट देन दैट रिजल्ट इज कॉल्ड समराइजिंग, कह सकते हैं। जैसे भाई इस डिजिटल पेन से रिलेटेड बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हुए, बहुत सारे आए, बहुत गया, लास्ट में हमें रिजल्ट क्या आएगा कि भाई अब हमारे पास कितने का डिजिटल पेन अवेलेबल है, यही ना। इससे रिलेटेड क्या आ सकता है, माइनस में तो नहीं जाएगा ना। कभी ऐसा होगा कि मेरे पास 10 पेन आया और मैंने 11 बेच दिया और मेरे पास अब -1 पेन दिख रहा है कहीं पे रखा हुआ, ऐसा तो होगा नहीं। तो अब ये देखना है कि हमारे पास कितना डिजिटल पेन अवेलेबल है, तो ये हमारा रिजल्ट रहा।
किसी खास व्यक्ति से रिलेटेड, किसी खास ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जब ट्रांजेक्शन्स को हम कहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो भाई एक तो हो गया कि भाई जर्नल एंट्री हमने किया था, यहां पे रिकॉर्डिंग किया था, तो रिकॉर्डिंग में उससे जितना बार हमने लेन देन किया होगा सब बार हमने लिखा होगा, हर बार लिखा होगा। तो एक तो तरीका है कि जिस जिस डेट को लिखा होगा उस डेट का हमें डिटेल चाहिए, तो हमें जर्नल काफी है, अच्छा है। लेकिन मैं चाहता हूं सभी डिटेल को, उससे रिलेटेड किसी खास पार्टी से रिलेटेड सारा डिटेल मुझे इकट्ठा एक जगह मिल जाए, तो उसके लिए मेरे लिए क्या बेस्ट होगा, क्लासिफाइंग, यानी हमारे लिए क्या बेस्ट होगा, अकाउंट बेस्ट होगा। और क्लासिफाइंग के अंतर्गत हम क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, लेजर बनाते हैं। लेकिन भाई सुनो, हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि मान के चलिए मोहन से रिलेटेड हम बात करें कि भाई हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं मोहन का सारा लेन देन अब देखूं आज बैठ के। पहले ये बताओ मोहन से लेना है कि देना है, या उसका जीरो बैलेंस बताओ, ये कोई पूछता है ना जल्दीबाजी में। तो उसके लिए क्या हम बार बार जोड़ने घटाने पूरा जर्नल उठाकर चले, तो उससे हम क्या करते हैं, सीधे देखते हैं कि मोहन से हमें कितना रुपया प्राप्त हुआ और मोहन से हमें कितना रुपया प्राप्त होना चाहिए था, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम क्या कर देंगे, जो निकालेंगे, जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या होगा, समराइजिंग होगा। वही चीज मैंने बोला, मान के चलिए मोहन से हमें लेने थे कितना, 50, लेकिन मोहन से रिसीव्ड हुआ कितना, ये रिसीवेबल था हमारा। अब ये 50 बहुत अलग अलग ट्रांजेक्शन हमने जोड़ घटाव किया, लेकिन रिसीव्ड हुआ हमारे पास 3 कंडीशन, हो सकता है कि 40 हो जाए, हो सकता है तो 50 हो जाए, हो सकता है 55 भी रिसीव हो जाए। तो यदि मोहन से लेने थे कितने, 50, रिसीव कितना हुआ, यानी कि अभी भी कितना है यहां पे, इस केस में कितना है हमारा 10 रिसीवेबल है। लेकिन भाई सेकेंड कंडीशन में हमारा क्या है, क्या होगा, हमसे ना मोहन से लेना है ना मोहन को देना है, लेकिन मोहन से लेना था 50, हमने लिया कितना है, यहां का जो 5 रुपया है ये अब हमारा क्या बन जाएगा, मतलब ये हमें क्या करना है, देना है। तो ये हमारे पास कब होगा, जब उसका पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन इकट्ठा रहेगा और उसके दोनों साइड के हम क्या करेंगे, डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, पता चल जाएगा उससे लेना है कि देना है, या नहीं ना लेना है ना देना है। तो इन चीजों को आसान बनाने के लिए अलग अलग पर्पज से हमने अकाउंट के कार्यों को क्या किया, 3 अलग अलग हिस्सों में हमने बांट दिया, जिसको हमने रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। तीसरा हमने आपको क्या क्या बताया, अकाउंट, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, पूरा का पूरा प्रॉपर मैनर में किसी भी व्यक्ति को आप आसानी से समझा सकते हैं। दूसरा एक और डिफिनीशन जो पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग इज लैंग्वेज ऑफ, क्या है भाई, अकाउंटिंग इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अब इसके बारे में, अकाउंटिंग क्या है भाई, व्यापार की भाषा है, तो भाषा है तो भाई अपना रूल भी होगा भाषा को बोलने का, ग्रामर होगा, व्याकरण होगा इसका, तो उसको क्या कहते हैं, अकाउंटेंसी कहते हैं। फिर क्या होता है, वही चीज आ जाएगा, रिकॉर्ड, मतलब अकाउंट किसे कहते हैं, हो गया। तो तीनों तरीके से मैंने आपको ये चीज आपको बता दिया। आज का क्लास रहने देते हैं, 3 बज गया, बीपीएससी वाला क्लास है, तो ठीक है। हाँ, पीडीएफ चला जाएगा आप लोगों के पास, प्रॉपर पीडीएफ जाएगा पूरा, ठीक है, रहने दे आज।